डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था इथिक्स इन अकाउंटिंग, तो मैंने आपको बताया था कि इथिक्स का मतलब क्या होता है। कि इथिक्स का मतलब मैंने बताया था कि वे ऑफ लाइफ, मतलब जो आपको बताता है जीने का तरीका, क्या सही और क्या गलत है। तो उस कॉन्सेप्ट को हमने किस में रखा था? अकाउंटेंसी में रखा था। अकाउंटेंसी में क्यों रखा है? क्योंकि बिजनेस में जो अकाउंटेंट होते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि जो वो बैलेंस शीट बना रहे हैं या टेढ़ी या पिंडल अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें एक्चुअल क्या करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करें, जिससे कि जो यूजर्स होते हैं उनको करेक्ट क्या मिल सके, इंफॉर्मेशन मिल सके। मतलब उसको क्या करना चाहिए, अकाउंटिंग में इथिक्स का क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स लेके आए इथिक्स इन अकाउंटिंग के। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसीडर्ड बाय एन अकाउंटेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ वेरियंस ट्रांजेक्शन। वेरियंस ट्रांजेक्शन का मतलब कि जब अकाउंटेंट बहुत सारी क्या करते हैं, ट्रांजेक्शंस करते हैं, तो उसके संबंध में उसको कुछ पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखने चाहिए। जैसे मान लो हमारा पहला पॉइंट क्या है, फॉर कैश रिसीप्ट्स। कैश रिसीप्ट का मतलब कि भैया उसने बिजनेस में जो कैश प्राप्त किया तो उसको रिकॉर्ड करते समय उसको कौन कौन से पॉइंट है जिसको ध्यान में रखने चाहिए। और एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कि एग्जाम में एक बार 2019 के पेपर में आया था कि कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट है जिनको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां पर हम बात करेंगे फॉर कैश रिसीप्ट्स की। कैश रिसीव्ड में पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑल कैश रिसीप्ट्स शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस। तो कहने का मतलब कि जो भी हम कैश प्राप्त करें वो सब किससे रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस से होना चाहिए। मतलब इसमें वो कैश नहीं होना चाहिए जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, अपना पर्सनल यूज का दिखा रहे हैं या फिर किसी अदर बिजनेस का दिखा रहे हैं कि बिजनेस में कैश को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन नहीं होने चाहिए। मतलब ये देखना चाहिए कि जो कैश है वो ओनली किसका होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। और ऑल वाउचर्स शुड हैव सिग्नेचर ऑफ ए कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। तो इसका मतलब जितने भी वाउचर्स हैं वो एक सक्षम का मतलब जो उचित अधिकारी की जो एक ऑथोरिटी रखता है तो उसके क्या होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जो वाउचर है अपनी इच्छा से इशू करें या अपनी इच्छा से प्राप्त करें, उसका सिग्नेचर ही नहीं है तो हम उसको क्या नहीं मानेंगे, सही नहीं मानेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो अकाउंटेंट को ध्यान में रखने चाहिए फॉर किसके संबंध में, कैश रिसिप्ट्स की। एंड थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि कैश और चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक शुड बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब जो भी हम कैश या चेक बैंक में डिपॉजिटेड करा रहे हैं तो कैश बुक में रिकॉर्ड करते समय ऑन द बेसिस ऑफ काउंटर फोलियोस ऑफ पेइंग स्लिप। तो इसका मतलब जो भी कैश हो गया या चेक जो हम बैंक में डिपॉजिट करा रहे तो उसकी सेम एंट्री हम किस में करेंगे, कैश बुक में करेंगे। क्योंकि हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि बिजनेसमैन कैश बुक मेंटेन करता है और बैंक क्या करती है, पासबुक। तो जब हम पासबुक के थ्रू कैश बुक में जब एंट्री कर रहे हैं तो जो वो एंट्री हो रही है वो पे इन स्लिप का मतलब कि जो स्लिप भरी है हमने या जो हमारा काउंटर फोलियोस है उसके थ्रू ही हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो रिलेटेड किससे, कैश रिसीव्ड से। तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखना चाहिए अकाउंटेंट को। अब हम किसकी बात करेंगे, फॉर कैश पेमेंट्स की। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, फॉर कैश पेमेंट्स की। तो अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा था कैश रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ा था, अब हम किसकी बात करेंगे, कैश पेमेंट की। आज अपन बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत सारे हमें क्या करने होते हैं, पेमेंट करने होते हैं। तो हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। पहला पॉइंट है कि ऑल कैश पेमेंट्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक शुड बी रिलेटेड टू द बिजनेस। मतलब जो भी हम कैश बुक में जो भी पेमेंट क्या करें, रिकॉर्ड्स करें, वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। मतलब इसके अंदर हम उस कैश पेमेंट को नहीं लेते जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं। जैसे मान लो कि कई बार क्या होता है कि बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन करता है तो वो कैश हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। फिर सेकंड क्या कह रहा है, ऑल कैश रिसीप्ट्स इशू बाय द फर्म। मतलब जो भी उन्होंने पैसा प्राप्त किया था और जो फर्म क्या करी इशू करी शुड बी नंबर्ड एंड शुड बियर द सिग्नेचर ऑफ ए कॉम्पिटेंट ऑफिसर। मतलब जो भी हमने पैसा प्राप्त किया था उसको हम जब इशू करेंगे, कोई फर्म करेगा या कोई भी पर्सन इशू करेगा किसी पेमेंट के लिए तो वो एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर द्वारा क्या होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। और अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक शुड बी प्रॉपरली चेक ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। कि जो भी हम बैंक से अमाउंट क्या करें, विड्रॉ करें, वो प्रॉपरली चेक होना चाहिए वाउचर के थ्रू कि भी हमने बैंक से सही पैसे निकाले, ज्यादा तो नहीं निकाले, कम तो नहीं निकाले। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान में रखना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे
फॉर परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स। हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स करते हैं तो उसमें हम किसकी बात करेंगे, परचेज की। फिर हम बात करेंगे परचेज रिटर्न्स की। तो पहले हम किसकी बात करें, परचेज की। तो क्या करें कि व्हाइल रिकॉर्डिंग द परचेज ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स जो आपने परचेज किया है उसको रिकॉर्डिंग करते समय हमें क्या चेक करना चाहिए। जो हमारा अकाउंटेंट होता है, द अकाउंटेंट शुड चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ इनवॉइस, मतलब उसे क्या करनी चाहिए, इनवॉइस जो आ रही है, जो उसने गुड्स परचेज किया तो उससे रिलेटेड जो इनवॉइस आ रही है तो उसकी ऑथेंटिसिटी का मतलब उसकी प्रमाणिकता को चेक करना चाहिए, जो किससे रिलेटेड है, परचेज से। एक तो सबसे पहले क्या देखनी चाहिए कि डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, इनवॉइस की डेट क्या है, नेम ऑफ सप्लायर, सप्लायर का नाम क्या है, टाइप ऑफ गुड्स कि भाई किस तरह के गुड्स है, गुड्स की जो रेट है वो क्या दे रखी, कोई ट्रेड डिस्काउंट है या नहीं, एंड द नेट अमाउंट रिटर्न इन द वाउचर, मतलब वाउचर में जो भी अमाउंट लिखा गया शुड भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर्ली चेक्ड होना चाहिए। तो मतलब इन पॉइंट्स को उसको क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए जब वो जो उसने गुड्स परचेज किए उसको रिटर्न करते समय। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे व्हाइल रिकॉर्डिंग द परचेज रिटर्न। तो हम बात करेंगे यहाँ पे परचेज रिटर्न से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उनको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। जनरली हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि परचेज रिटर्न क्या होती है। जो हम गुड्स परचेज करते हैं तो बहुत सारे रीजन्स होते हैं, उस रीजन से हम लोग गुड्स को वापस क्या करते हैं, रिटर्न टू सप्लायर। इट्स कॉल्ड क्या कहलाती है, हमारी परचेज रिटर्न। तो जब हम परचेज रिटर्न करेंगे तो उस केस में हमें क्या इशू करना पड़ेगा, डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो जब हम डेबिट नोट इशू कर रहे हैं सप्लायर्स को तो हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो हम क्या लिख रहे हैं, द अकाउंटेंट शुड चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ डेबिट नोट, मतलब इशूड बाय द फर्म, मतलब फर्म द्वारा जो डेबिट नोट इशू किया जा रहा है तो उसकी ऑथेंटिसिटी का मतलब कि उसकी प्रमाणिकता को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि उसमें डेट ऑफ डेबिट नोट की क्या डेट है, सप्लायर का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन कि डिस्क्रिप्शन का मतलब कि क्या रीजन से कि भी आप गुड्स को वापस रिटर्न कर रहे हो कि भाई गुड्स डिफेक्टिव आ गए या गुड्स नॉट इन टाइम, कि गुड्स किस पे नहीं है, टाइम पर नहीं है, या गुड्स इज एक्सेस अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, हमने जो ऑर्डर दिया था उससे ज्यादा आ गया। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं तो उसका हमें क्या देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन एंड अमाउंट ऑफ रिटर्न, मतलब जितने गुड्स हम रिटर्न करें, कितने अमाउंट का गुड्स हम रिटर्न करें, शुड बी प्रॉपर्ली क्या करना है, चेक करना है। एंड डेबिट नोट शुड कंटेन द सिग्नेचर ऑफ ए कंप्यूटेड ऑफिसर ऑफ द फर्म, मतलब जो डेबिट नोट इशू हो रहा है ना तो वो एक फर्म का जो कंप्यूटेड का मतलब होता है कि जो उचित अधिकारी उसकी क्या होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। तो ये पॉइंट्स है जो अकाउंटेंट को ध्यान में रखने चाहिए इन केस इसमें परचेज रिटर्न की केस में। और यहाँ पर केस होता है डेबिट नोट, और हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि परचेज रिटर्न की केस में डेबिट नोट होता है और क्रेडिट को सेल्स रिटर्न की केस में क्रेडिट नोट होता है। फिर हम बात करेंगे व्हाइल रिकॉर्डिंग द सेल ऑफ गुड्स, कि अगर हम किसी गुड्स को सेल करते हैं तो उस केस में रिकॉर्ड करते समय क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। तो कह रहा था अकाउंटेंट शुड चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ सेल इनवॉइस, मतलब अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए, सेल इनवॉइस चेक करनी चाहिए कि सच इनवॉइस शुड कंटेन द नेम ऑफ कस्टमर, कि हमें देखना चाहिए कि भाई जो इनवॉइस है उसमें कस्टमर का नाम, डेट ऑफ इशू, कौन सी तारीख को इनवॉइस इशू करें, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स की जो गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन कि भाई गुड्स कौन से नेचर का है, कितने टाइप्स की गुड्स हैं और कौन कौन सी रेट से आ रहा है, ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो क्या करें, एंड द नेट अमाउंट ऑफ वाउचर, मतलब वाउचर पे जो हम अमाउंट लिखते हैं वो सारी चीज क्या होनी चाहिए, चेक होनी चाहिए। जब हम किसकी बात करेंगे, रिकॉर्ड ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स की, मतलब जो हमने गुड्स सेल किए थे उसको रिकॉर्डिंग करते समय। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे व्हाइल रिकॉर्डिंग द सेल्स रिटर्न, कि सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करते समय। सेल्स रिटर्न जानते हैं कि अगर हम किसी कस्टमर को गुड्स सोल्ड करते हैं तो कस्टमर भी हमें किसी रीजन से अगर गुड्स को वापस करता है उसको क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। तो द अकाउंटेंट है उसको क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए जो क्रेडिट नोट इशू करती है, कौन, फर्म, की फर्म द्वारा जो क्रेडिट नोट इशू किया जा रहा है तो उसमें देखना चाहिए कि क्रेडिट नोट की डेट क्या है, कस्टमर्स का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या रीजन है, अमाउंट ऑफ रिटर्न, मतलब जो गुड्स रिटर्न करें उसका क्या अमाउंट हो रहा है, तो ये क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्ली चेक होनी चाहिए। फिर आता है फॉर अदर असेट्स एंड लायबिलिटीज। अदर असेट्स का मतलब कि आज अपन जैसे बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट में बहुत सारी क्या होती है, असेट्स होती है और लायबिलिटीज होती है।
तो हम बात करेंगे यहाँ पर असेट्स की। तो रिकॉर्डिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर असेट्स, कि अदर असेट्स को रिकॉर्ड करते समय हमें क्या करना चाहिए। जैसे अदर असेट्स कौन सी होती है, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो कह रहे हैं कि should be made on the basis of voucher duly signed by competent officer। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जो वाउचर है वो क्या होना चाहिए, कंप्यूटेड ऑफिसर के द्वारा साइन होना चाहिए, और जो वाउचर है वो वेरीफाइड होना चाहिए। क्या वेरीफाइड होना चाहिए, पहला द फर्म परचेज द ओनरशिप ऑफ द असेट्स, कि फर्म के पास जो हम असेट्स शो कर रहे हैं वो फर्म के ऑनरशिप में होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि फर्म के पास वो असेट्स नहीं फिर भी हम बैलेंस शीट में क्या करें, शो करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब फर्म के पास जो असेट्स है उसकी क्या होनी चाहिए, फर्म के पास उसकी ऑनरशिप होनी चाहिए। एंड सेकंड क्या कह रहा है कि असेट्स इज एक्चुअली इन एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि जो असेट्स है वो वास्तव में क्या होनी चाहिए, अस्तित्व में होनी चाहिए। अगर असेट्स होगी ही नहीं, आज मान लो हम कह रहे हैं कि हमारे पास ऑनरशिप है लेकिन वो असेट्स कहाँ पे यूज आ रही है, घर में यूज आ रही है, वो बिजनेस में आ ही नहीं रही, और जब बिजनेस में यूज नहीं आ रही तो गलत है ना, वो क्या हो जाएगी, पर्सनल यूज हो जाएगी। इसलिए जो सेकंड पॉइंट है उसमें भी हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि असेट्स इज एक्चुअली इन एग्जिस्टेंस, कि मतलब एक्चुअल में वो क्या होनी चाहिए, अस्तित्व में होनी चाहिए। देखो अब हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ वेरियंस लायबिलिटीज, कि हम वेरियंस लायबिलिटी का मतलब कि जो हमारी बहुत सारी लायबिलिटीज होती है उसको रिकॉर्डिंग के संबंध में। तो जैसे सच एज लोन टेकन बाय फर्म, कि जो फर्म क्या करी, लोन ले रही, जैसे बैंक से लेती है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या और अदर जो लायबिलिटी होती है, शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स। मतलब जो डूली साइन बाय कंप्यूटेड ऑफिसर, मतलब कंप्यूटेड ऑफिसर का मतलब जो उचित अधिकारी उसके द्वारा ये साइन होनी चाहिए, और द वाउचर शुड वेरीफाई दैट। और ये जो वाउचर है वो इस तरह वेरीफाइड होना चाहिए कि लायबिलिटीज आर रिलेटेड टू द बिजनेस, मतलब जो लायबिलिटी वो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि भाई घर बनाने के लिए लोन लिया और उसको कहाँ पे शो करें, बिजनेस में शो करें कि बिजनेस को चलाने के लिए हमने क्या लिया, लोन लिया, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कह रहा है, लायबिलिटीज आर प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड, मतलब जो लायबिलिटीज जो प्रॉपर रूप से क्या होनी चाहिए, उपयुक्त होनी, मतलब वो प्रॉपर रूप से क्या होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब बिजनेस में होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि लायबिलिटी है नहीं फिर भी हम जानबूझकर दिखा रहे, तो इस तरह के पॉइंट नहीं होने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है विंडो ड्रेसिंग, और ये भी 2020 के पेपर में भी 4 मार्क्स का था, और 2017 के पेपर में भी कितने मार्क्स का थे, सॉरी 2018 के पेपर में भी कितने मार्क्स का थे, 4 मार्क्स का था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है विंडो ड्रेसिंग। देखो विंडो ड्रेसिंग होती क्या है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि दिखावटीपना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दिखावटी लेन देन या दिखावटीपना। जैसे मान लो कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिनके पास कुछ नहीं होता फिर भी वो बहुत अच्छा शो करने की पोजीशन करते नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग। उसी तरह क्या होता है कि कई बार कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको बेटर वे में दिखाने की पोजीशन करते हैं, जो कि हमारे एथिक्स के क्या खिलाफ है नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग। कि यहाँ पर हम बात करें रेफरेंस टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स, मतलब ये क्या कर रहे हैं कि मैनिपुलेटिंग का मतलब अपने अकाउंट्स को इस तरह मैनिपुलेट करते हैं कि सो दैट द फाइनेंशियल पोजीशन में डिस्क्लोज इन मोर फेबल पोजीशन। मोर फेबल का मतलब कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन आ रही थी उसको ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, एंड देन वन विच रियली एग्जिस्ट। तो दिस इज अगेंस्ट इथिक्स, जो किसके खिलाफ है, एथिक्स के खिलाफ है। इसके कुछ एग्जांपल भी हैं, कई बार एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि गिवन एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ विंडो ड्रेसिंग। तो पहला क्या कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक मे बी ओवरवैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब कि आज हमने पढ़ा था कि एट द एंड ऑफ ईयर कि व्हेन गुड्स आर रिमेनिंग फॉर अनसोल्ड, कि जब ईयर एंड में कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो बिकने से रह जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो सपोज करो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू आ रही है, क्लोजिंग स्टॉक जो वैल्यूड होगा वो हुआ 50,000 रुपये, लेकिन हम उसको 50 से शो नहीं करेंगे, कितने पे शो करें, 80,000 पे। तो 30,000 पे ओवर वैल्यूड शो करें, तो इससे हमारी असेट्स, जो करंट असेट्स है वो भी इंक्रीज होगी, और प्लस हमारा जो प्रॉफिट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि कॉस्ट कम आएगी ना, और कॉस्ट कम आएगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, करंट असेट्स भी इंक्रीज होगी, जो कि गलत माना गया। फिर आ रही है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मे बी सोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर,
कि कई बार क्या होता है बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के, जैसे मान लो हम सैलरी पे करें, ये कौन सा एक्सपेंस है, रेवेन्यू, इलेक्ट्रिसिटी पे करें, क्योंकि तो ये हर महीने देने, हर ईयर देने, लेकिन हम उसको एज ए क्या करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर में शो करें। कैपिटल एक्सपेंडिचर में शो करेंगे तो वो असेट्स का रूप ले लेगा, और जब असेट्स का रूप लेगा तो बैलेंस शीट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। एक आता है डेप्रिसिएशन इज लेस इम्पोज्ड ऑन असेट्स व्हाइल मेक द प्रॉफिट हायर, कि आज जैसे मान लो कोई असेट्स, जैसे हम बात करें यहाँ पर प्लांट की, प्लांट की जो वैल्यू है वो कितने लाख की है, 5 लाख की। फिर बात किसकी होगी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एंड, लेकिन यहाँ पे हम जो डेप्रिसिएशन है वो ओनली जो चार्ज करें वो 5% से करें, तो उसका मतलब डेप्रिसिएशन 100 होना चाहिए था 50,000 से, लेकिन हम 100 कितने से करें, 25 से, तो 25,000 का डिफरेंस आ गया। तो 25,000 का क्या इफेक्ट होगा, एक तो असेट्स की वैल्यू कम, असेट्स की वैल्यू कम दिखेगी, क्योंकि जो असेट्स 5 लाख की थी उसमें 50,000 का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी वो 4.5 लाख आएगी, लेकिन यहाँ पर अब असेट्स की वैल्यू कितने से होगी, 4,75,000 पैसे, और साथ में क्या होगा कि जो P&L अकाउंट है उसमें डेप्रिसिएशन ओनली कितना जाएगा, 25,000, तो हमारा प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा नहीं होगा। तो ये बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर वे में शो करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, तो हमने मेन एग्जांपल्स पढ़े। अब यहाँ पे क्या करा है कि विंडो ड्रेसिंग इज अनइथिकल, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, विंडो ड्रेसिंग किसी भी बिजनेस के लिए क्या नहीं है, इथिकल नहीं, मतलब नैतिक नहीं, इथिक्स नहीं बोलते उसको, तो अनइथिकल है। एंड ऑब्स्ट्रक्ट द प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द बिजनेस टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब जो यूजर्स होते हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, जिससे कि वो क्या लेते हैं, डिसीजन लेते नहीं लेते, उनको ना तो प्रॉपर्ली सही और ना ही प्रॉपर्ली गलत, मतलब मतलब ना तो सही और फेयर, मतलब उचित इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि हम किसका हेल्प ले रहे हैं, विंडो ड्रेसिंग ले रहे हैं, तो वो प्रॉपर्ली क्या नहीं कर पाएंगे, अपना डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए विंडो ड्रेसिंग एक तरीके से क्या मानेगी, अनएथिकल मानी गई है, या फिर हम बोल सकते हैं कि विंडो ड्रेसिंग इज अगेंस्ट ऑफ एथिक्स, जो एथिक्स के क्या है, अगेंस्ट है। तो ये हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में 2 बार आ चुका है, 4 मार्क्स का। और फिर हमने इसमें एक पॉइंट और बात की थी, जिसमें बात की थी कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट्स की, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा गया है 4 नंबर के मार्क्स में, कि कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। जो हमने बताया था कि भैया जो आप कैश पेमेंट करेंगे, जो कैश रिसीव हो रही है वो बिजनेस से क्या होनी चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए, कंप्लीटेड जो हमारा उचित अधिकारी उसकी क्या होनी चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए, और जो वाउचर है वो प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए, चेक होना चाहिए। तो इस तरह की ये पॉइंट्स हैं। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, जो एग्जाम में कितने मार्क्स का था, 4 मार्क्स का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट कीजिए, और हम उसका क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे।